हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज साइंस की सेट है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोमिया आमतौर पर अपने 7वीं कक्षा के छात्रों को एक क्षेत्रीय दौरे पर ले जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य हो सकता है। यह छात्रों के मूर्त अनुभव प्रदान करता है, वह उन्हें रचनात्मक आकलन के लिए असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दे सकती है, यह छात्रों के प्रक्रिया कौशल को बढ़ाता है, यह उसके शिक्षण समय को बचाता है। तो इसमें से ए, बी और सी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान कक्षा में छात्रों के प्रयोगात्मक कौशल का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन रणनीति सबसे उपयुक्त है। कागज पेंसिल परीक्षण, प्रायोगिक अभिलेख, जांच सूची, अवधारणात्मक चित्रण। तो इसमें बताना है हमें सबसे ज़्यादा कौन अच्छा है। तो प्रायोगिक अभिलेख मतलब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। आप बच्चा जब प्रैक्टिकल करेगा तो वो ज़्यादा जो है उपयुक्त है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पानी का नल खोले, प्रवाह को समायोजित करे ताकि एक पतली धार बना ले, एक रिफिल चार्ज करे, इसे पानी की धारा के पास ले जाए, जो कुछ भी हो उसका अवलोकन करे, गतिविधि पर एक छोटी रिपोर्ट लिखे। इस गतिविधि के माध्यम से छात्रों में विकसित कौशल है केवल प्रयोग, अवलोकन, प्रयास और संचार, अवलोकन, प्रयास और रचनात्मकता, केवल अवलोकन। तो इसमें अवलोकन, प्रयोग और संचार कौन सा है ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए, इसमें अवलोकन, प्रयोग और रचनात्मकता है, यानी हमारा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए। विज्ञान की प्रणाली और अन्य क्षेत्रों में इसका सीमांक दार्शनिक वाद विवाद का विषय बना हुआ है। विज्ञान के सबसे सार्वभौमिक नियमों को हमेशा अंतर्नियम माना जाता है और नई टिप्पणी प्रयोगों विश्लेषणों के आधार पर संशोधन के अधीन होता है। अटकलों और अनुमानों का भी विज्ञान भी स्थान है, लेकिन अंततः वैज्ञानिक सिद्धांत स्वीकार्य होने के लिए धुन को प्रासंगिक टिप्पणियों और या प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। अगला ऑप्शन है, विज्ञान को मूल्य प्राकृतिक उद्देश्य के रूप में माना जाता है और विज्ञान के नियमों को निश्चित रूप से देखा जाता है। तो इसमें सबसे सटीक आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान जो है हमेशा लास्ट का जो ऑप्शन आता है वही करेक्ट मानता है और संशोधन के लिए हमेशा ही रूल्स जो रहते हैं रेडी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति ऊर्जा बचाओ विषय पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। छात्रों से ऊर्जा बचाने का स्लोगन लिखवाने को कहें, ऊर्जा बचाने के लिए कम से कम 5 तरीके लिखें, ऊर्जा की बचत को दर्शाने के लिए एक मॉडल परियोजना बनाएं, छात्रों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा बचाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसमें देखिए, पहला तो नहीं उतना सही लग रहा है, लेकिन बी और सी करेक्ट है। तो बी सी डी यानी पहला ही ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा कि 5 पंक्ति लिखने को बच्चों को कहें और उन्हें मॉडल तैयार करने को कहें या फिर उनको जो है ऊर्जा बचाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये चीज़ें सबसे उपयुक्त होंगी। आगे देख लेते हैं, हमारे सौरमंडल में दो ग्रह ऐसे हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल से कम है, लेकिन उनके ध्रुवण की अवधि पृथ्वी की तुलना में अधिक है। यह ग्रह है बुध, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून, मंगल, बृहस्पति या बुध और शनि। तो बुध और शुक्र है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फर, एल्युमिनियम और आयरन के गलनांक में क्रमशः 113, 666 और 1535 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 200 डिग्री सेल्सियस पर आयरन और सल्फर और एल्युमिनियम ठोस होते हैं। 200 डिग्री सेल्सियस पर केवल सल्फर ठोस होता है। 200 डिग्री सेल्सियस पर केवल आयरन ठोस होता है। 200 डिग्री सेल्सियस पर आयरन और सल्फर ठोस होता है। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ को इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि बैटरी V का धनात्मक टर्मिनल एक बल्ब B1 से जुड़ा होता है जो कि एक प्रतिरोधक R से जुड़ा होता है जो बल्ब B2 से जुड़ा होता है। B2 अंत में बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है।
दोनों बल्ब प्रदीप्त हैं। यदि R का मान बढ़ा दिया जाएगा तो B1 और R1 दोनों मंद हो जाएंगे। तो हाँ, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि दोनों बल्ब जो है धीमे हो जाएंगे अगर उनका प्रतिरोध R बढ़ा देते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चिकित्सीय तापमापी का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, सही बात है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर आमतौर पर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, नहीं, इसका आमतौर पे -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसमें हमारा जो है दूसरा कथन जो है गलत है। कथन ए सही है लेकिन ए गलत है, नहीं, ए सही है लेकिन बी गलत है। हमारा ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान की चक्रवात से प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना है? पुरी, अमृतसर, उदयपुर, बद्रीनाथ। तो पुरी क्यों? क्योंकि ये इंडिया का जो मैप है तो पुरी इधर ही आता है, यानी यहाँ समुद्र का पूरा एरिया होता है, तो इस साइड चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे है, ऊर्जा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इसका स्थान लेने के लिए सिरे से वायु आती है। यह वह तरीका है जिसमें तेल हीटर द्वारा वायु गर्म होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? विसरण, चालन, संवहन या विकिरण। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे संवहन कहेंगे। मतलब कि क्या होता है कि जब नीचे जैसे ये पूरा तेल भरा हुआ है तो नीचे यहाँ का तेल जो है गर्म होता है, फिर ये धीरे 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 ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद और जब ये ऊपर जाने लगता है तो यहाँ जो ऊपर वाला तेल रहता है वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है, तो इसे हम संवहन कहेंगे। ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक किताब मेज की सतह पर आराम से पड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस पर लगने वाले बल के बारे में सही है? उस पर केवल घर्षण बल कार्य करता है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, इस पर कार्य करने वाला संतुलित बलों की एक जोड़ी है, केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ये एक मेज है और इस मेज पे जो है एक किताब पड़ी हुई है और ये एक पुस्तक है। अगर ये पुस्तक पे कौन सा बल कार्य कर रहा है तो ये एक्शन और रिएक्शन वाला जड़त्व का जो नियम होता है न्यूटन का, उसे भी कह सकते हैं, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, कि जितना बल ये किताब जो है मेज पे दे रहा है उतना ही बल जो है मेज किताब पे लगा रहा है, तो इसीलिए ये क्या है? संतुलित है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भूसी को अनाज के भारी बीजों से निष्पावन द्वारा अलग किया जाता है। तो सही बात है। मिश्रण में कणों के आकार में अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन की प्रक्रिया के द्वारा अलग करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है, यानी हमारा पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य है। पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विरामावस्था में किसी तरल में दाब सभी दिशाओं में कार्य करता है, केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है, केवल अधोमुखी दिशा में कार्य करता है, केवल किनारों पर? तो नहीं, सभी दिशाओं में कार्य करता है। ये कोई वस्तु है और ये विरामावस्था में है तो इसका बल इधर भी लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, ऊपर भी लग रहा है, मतलब चारों तरफ से लग रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिबिंब आकार में वस्तु से बड़ी होती है, प्रतिबिंब वस्तु के समान दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित है, प्रतिबिंब आभासी है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए, इसमें जो है हमारा ऑप्शन प्रतिबिंब वस्तु से बड़ी तो बनती नहीं है, तो यानी ए जहाँ भी है वो सारे ऑप्शन गलत हैं, यानी हमारा ऑप्शन जो है तीसरा ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, को छोड़कर निम्नलिखित सभी एकल कोशिका वाले हैं। मुर्गी का अंडा, युग्मज, भ्रूण, पैरामीशियम। को छोड़कर सभी एकल कोशिका वाले हैं, तो भ्रूण को छोड़ करके सभी जो है एकल कोशिका वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, दैनिक जीवन से निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जब भोजन खराब हो जाता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, सही बात है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, सेब का एक टुकड़ा कुछ समय के लिए बाहर रखने पर भूरे रंग का हो जाता है, सही है। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर जलने
को कम करने के लिए जलन को कम करने के लिए कैलेमाइन का उपयोग किया जाता है। ये भी बात सही है। सभी रासायनिक परिवर्तन है। ए और बी रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। ए एक भौतिक परिवर्तन है, ए और बी एक भौतिक परिवर्तन है। तो नहीं, सभी जो है कैसे परिवर्तन है, सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक छात्र एक मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाता है और फीते की राख को घोलता है। इस विलयन की एक बूंद को पहले नीले लिटमस में और फिर लाल लिटमस के घोल में डालते हैं। वह देखता है कि नीला लिटमस रंगहीन हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल रहता है। नीला लिटमस नीला रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। नीला लिटमस लाल होता है जबकि लाल लिटमस लाल रहता है। नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी जो धातु होते हैं जनरली कैसे होते हैं, धातु जो होते हैं एक धातु और अधातु होता है। तो जितने भी धातु होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं और अधातु एसिडिक नेचर के। तो जब भी लाल लिटमस पेपर जो होता है जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है लाल लिटमस तो वो ब्लू हो जाता है, और लाल लिटमस जो है अधातु के साथ करता है तो वो उसी तरह रहता है। और नीला लिटमस जो है उसी तरह करे, या लाल भी जो है इसके अधातु के साथ करेगा तब भी वो जो है लाल ही रहता है, रेड ही रहेगा, लेकिन ब्लू हो जाएगा बेस के साथ। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। कॉपर अपने लवण विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। कारण है जिंक की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील है, जिंक की तुलना में कॉपर कम क्रियाशील है। जिंक उत्कृष्ट धातुओं में से एक है। जिंक कॉपर के नीचे सक्रिय श्रेणी में दिखता है। तो इसमें जो है तो जिंक की तुलना में कॉपर कम अभिक्रियाशील है। बी तो करेक्ट है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि केवल ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जीवाणुओं के कारण होने वाले रोग समूहों का चयन कीजिए। क्षय रोग, निमोनिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया, पोलियो, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, जाइनेटिक और क्षय रोग। तो इसमें ऑप्शन पहला ही है जो कि जीवाणुओं के कारण होता है। क्षय रोग होता है, निमोनिया और टाइफाइड। आगे है निम्नलिखित स्तंभ ए और स्तंभ बी पर विचार कीजिए, जिसमें स्तंभ ए सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं जबकि जिन समूहों से संबंधित है वो स्तंभ बी में दिए गए हैं। स्पाइलर्स है, बैक्टोसिलस, पैरामीशियम, स्पाइरोगाइडा। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए जो हमारा है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है किससे मैच कर रहा है, तो लैक्टोबैसिलस जो होता है वो क्या होता है, कवक होता है, यानी ये हमारा बी का तीसरा करेक्ट हो जाएगा। और ए का जो है ए एक्सपेलिजीज जो है ये जीवाणु होते हैं। और उसके बाद फिर सी में है पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम प्रोटोजोआ होते हैं। स्पेरोगाइड क्या है, एक तरह का शैवाल है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मानव के परिसंचरण तंत्र में शिराओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होता है। शिराओं की भित्तियां पतली होती है। शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक ले आती हैं। शिराएं क्या करती है, रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक ले आती हैं। इसमें हमें बताना है कि मानव में कौन सा कथन सत्य है। तो शिराओं की भित्तियां पतली होती हैं, तो ऑप्शन बी तो पहले करेक्ट है कि हाँ शिराओं की जो होती हैं भित्तियां पतली होती हैं। सभी शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होता है, नहीं। फुसफुस शिरा जो होता है उसमें जो होता है शुद्ध ऑक्सीजन भी होता है, यानी हमारा ऑप्शन एक गलत है। और अब ऑप्शन बी सी देख लेते हैं। शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक ले आती हैं, तो ये सही है, यानी हमारा बी और सी सही है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। आगे देख लेते हैं। सेलुलोज प्रचुर खाद्य पदार्थ को मानव के संतुलित आहार का एक अनिवार्य घटक माना जाता है। सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सेलुलोज छोटे घटकों में आसानी से टूट जाता है और रुद्रांश के रूप में बही छेपित होते हैं। मानव में मौजूद सेलुलोज पाचक जीवाणुओं सेलुलोज को तंतु में बदल देते हैं।
मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रक्त में अवशोषित होता है, हो जाता है और ऊर्जा देता है। तो सेलुलोज इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानव में मौजूद सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को तंतु में बदल देते हैं, या फिर मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। नहीं सॉरी, इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि मतलब इसमें जो होते हैं बदल देते हैं। आगे देख लेते हैं। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच की संधि किसका उदाहरण है? कंदुक खलिका संधि, कब्जा संधि, या फिर सोडी संधि, या फिर अचल संधि। तो अचल संधि, अचल संधि कौन सी संधि होती है? ज्वाइंट होता है जो कि हिला न जा सके अपने जगह से, जैसे ऊपर का सर और जबड़ा, इसे हम क्लोज ओपन मतलब खोल और बंद कर सकते हैं, लेकिन आए दाएं बाएं घुमा नहीं सकते हैं। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सही कथन की पहचान कीजिए। ताजा भौम जल विश्व भर की नदी और झीलों में मौजूद जल से कम है। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। जल की कमी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है, ये भी गलत है। खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है, ये भी ऑप्शन गलत है। जल वर्षा जल का अंतिम स्रोत है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हाँ, वर्षा जल जो है अंतिम स्रोत है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये तो हो चुका है, इसे छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं। एक मिनट, ये वही सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो हमने पहले देख लिए थे। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अपने नई वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपको इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप वहाँ सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जा कर के डाउनलोड PDF आप कर सकते हैं। और सीटेट की तैयारी अच्छे से करिए ताकि इस साल आपका सीटेट जो है पास हो जाए, अच्छे नंबरों से पास हो जाए, और आने वाले जो है जितने भी एग्ज़ाम है उसमें आप क्वालिफाई कर सके। थैंक यू दोस्तों।